और अब खबरें विस्तार से। खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि G20 मीट को नाकाम बनाना पाकिस्तान के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। 370 लागू होने के बाद भारी विफलता के बाद पाकिस्तानी एजेंसियां G20 को पटरी से उतारने के लिए पूरी तरह से काम कर रही हैं। यानी उन्होंने श्रीनगर में इस बैठक को पटरी से उतारने की पूरी योजना बना ली है। पाकिस्तान के बाहर बैठे सभी आतंकी संगठनों, राजनीतिक चैनलों और संगठनों को हर संभव प्रयास करने का काम सौंपा गया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि आतंकी समूहों को देश के अन्य हिस्सों में भी अंजाम देने का काम सौंपा गया है। खुफिया एजेंसियों के हालिया अलर्ट में आतंकी समूह दिल्ली में संघीय आतंकवाद जांच एजेंसियों के अधिकारियों को भी निशाना बनाएंगे। हाल ही में पाया गया है कि ये सभी आतंकवादी जंगल में हैं और इन्होंने अपनी रणनीति को नक्सल प्रकार के युद्ध में बदल दिया है। कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान दुनिया को यह बताना चाहता है कि भारत द्वारा किए गए सभी कार्य अवैध हैं। बिलावल भुट्टो के दौरे में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान सहित कश्मीर मुद्दा भी हावी था। भारत में बैठे इन विदेशी आतंकवादियों की सूची पाकिस्तानी एजेंसियों को बैक चैनल्स के माध्यम से दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खासतौर से 370 की मनसूखी के बाद, जब से जम्मू कश्मीर से 370 को मनसूख किया गया है, उसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान जो है तरह तरह से कुछ ना कुछ करके डीस्टेबलाइज करने की कोशिश लगातार कर रहा है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का रूप बदल बदल कर सामने आ रहा है। ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। जम्मू और पंजाब में सीमा पार से नियमित रूप से ड्रग्स, हथियार और गोला बारूद आ रहा है। ऐसे कई चीजें हैं जिसको लेकर पाकिस्तान दबी जुबान या फिर सामने से भले ना कहे, लेकिन लगातार उसकी कोशिश यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो ये साबित करने की कोशिश करे कि जम्मू कश्मीर में स्टेबिलिटी नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर लगातार वहां तब्दीली आ रही है, अमन सुकून बढ़ रहा है। लेकिन G20 के इस बैठक के मद्देनजर पाकिस्तान लोगों को शायद ये बताना चाहता है, दुनिया को ये बावर कराना चाहता है अपने नापाक हथकंडों के जरिए, अपने नापाक मंसूबों के जरिए कि भारत में या जम्मू कश्मीर में खासतौर से सब कुछ वैसा नहीं है जैसा भारत दिखाना चाहता है। हमारे साथ इस वक्त मनोज कौल जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, साथ ही डीजी फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद भी जुड़ चुके हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ शबीर भी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस खबर को लेकर कि और क्या इसकी तफसीलात है, किस तरह से लगातार G20 जो है उसके इर्द गिर्द पाकिस्तान इस तरह से चाहता है कि एक ऐसा संदेश जाए जिससे G20 में जो दुनिया को एक बड़ा संदेश मिल सकता था भारत के बारे में, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान डेंट करना चाहता है। देखिए विशाल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं। कश्मीर वैली की बात करेंगे तो बड़े बड़े कमांडर, जो आतंकी कमांडर थे, उनको मार गिराया गया, हजारों मिलिटेंट्स मारे गए हैं और जो टेरर नेटवर्क था वो खत्म कर दिया गया, चाहे वो OGWs हों या बाकी जो लोग हों जो उनके लिए काम करते थे, वो खत्म कर दिया गया और कश्मीर में शांति स्थापित होने लगी है। और उससे परेशान पाकिस्तान अब ये कोशिश कर रहा है कि लगातार जो है वो जम्मू का हिस्सा हो या फिर कश्मीर का हो, वहां डिस्टेबिलिटी आ जाए, वहां कुछ हमले करवाए जाए। और एक कोशिश के तौर पे उन्होंने राजौरी और पूंछ में भी वो अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। और ये कोशिश के तौर पर हम ये देखें तो राजौरी में जिस तरह के आतंकी हमले हुए हैं तो वो एक उसकी मिसाल है। सबसे बड़ी जो बात खटकती है पाकिस्तान को वो है G20 की मीटिंग जो श्रीनगर में होने वाली है। G20 की मीटिंग एक ऐसी मीटिंग है जो पूरा संदेश दुनिया को जाएगा कि कश्मीर के हालात कैसे हैं। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि अगर इस तरह के हालात वहां सही रहे और अगर ये मीटिंग बिल्कुल पुरअमन माहौल में हुई तो उसकी किरकिरी हो जाएगी आलमी सतह पर, जहां वो ये कहता है कि वहां पर हालात ठीक नहीं है। पाकिस्तान लगातार इस मीटिंग की भी ये कहते हुए ये आलोचना करता रहा है, उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं उंगली उठाता रहा कि यहाँ वो नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। दफा 370 की मनसूखी को वो गैर कानूनी बताते, जैसे अभी बिलावल भुट्टो ने कहा था, जिसके बारे में भारत ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। तो G20 की जो मीटिंग है वो बहुत ही खटकती है पाकिस्तान में, वो क्योंकि उसे ये लगता है कि जब G20 के ममालिक के जो सरबराहान आएंगे, जो वहां से डेलीगेट्स आएंगे, जब वो मीटिंग करेंगे श्रीनगर के अंदर, तो उन्हें इस बात का एक सबूत मिल जाएगा कि कश्मीर में हालात किस तरह के हैं। यानी कश्मीर में जो आतंकवाद था वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है और अब यहाँ अमन लौट रहा है।
और जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो सही है। तो उससे जो पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है जम्मू कश्मीर के बारे में, उसकी कहीं ना कहीं नफी हो जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार अब ये कोशिश कर रहा है कि G20 की जो मीटिंग है उसमें रखना डाली की कोशिश की जाए, जिसमें जो इंटेलिजेंस इनपुट से जिसमें ये कहा गया है कि 40 के करीब ऐसे दहशतगर्द मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो पिछले 2 साल से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और उनको एक्टिवेट किया जाता है, जंगलों का सहारा लिया जाता है। अब जो बहुत बड़ी बात यह है कि नक्सली टाइप पे वो कोशिश करते हैं कि वो जो जंगलों में रहे और बाहर जो हैंडलर्स उनके बैठे हुए जिनकी लिस्ट पाकिस्तान को दी गई है भारत की तरफ से कि ये आतंकी आपके वहां बैठे हुए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। यानी पाकिस्तान अपना पूरा दमखम लगा रहा है कि G20 मीटिंग को किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर मनोज मैं आपके पास फिर आता हूं, शब्बीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर एसपी वैद जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डीजीपी, मैं उनके पास पहले जाना चाहूंगा। डॉक्टर एसपी वैद, ये जो G20 को पटरी से उतारने की कहीं ना कहीं एक नाकाम कोशिश लगातार जारी है पाकिस्तान की तरफ से, खबरें ये आ रही हैं कि वो किसी न किसी तरह से चाहता है कि जम्मू कश्मीर की एक जो अभी वहां जो शांति है, लेकिन जो वहां डेलीगेट्स आने वाले उसके पहले पहले कुछ ऐसा माहौल बन जाए, कुछ ऐसी वहां से संदेश जाए, ये किस तरह की कोशिश है डॉक्टर एसपी वैद? और ये जो नया ट्रेंड जो बताया जा रहा है, अभी मनोज कौल बता रहे थे कि जो आतंकवादी हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, वो जंगलों में जाकर छुप रहे हैं, जो पहले शायद ऐसा कम देखने को मिलता था। बिल्कुल सही मनोज जो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूं। और आपने बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, हाल ही में आए हुए थे SCO की मीटिंग अटेंड करने, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी अगर ध्यान से, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम इसका वाजिब जवाब देंगे जो भारत याद रखेगा। मैंने उस पर ट्वीट भी किया आज। वो एक किस्म का थ्रेट है, और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने उनको बिल्कुल कहा, सही कहा, ये प्रमोटर हैं पाकिस्तान के अंदर, जो टेररिस्ट हैं उसके प्रमोटर और उसके फैसिलिटेटर और उसके स्पोक्स पर्सन है। क्योंकि उस धमकी में वो टेररिस्ट की जबान बोल रहे हैं। तो जो उनको वहां से एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की, वहां आपको मालूम है वहां जो एस्टैब्लिशमेंट ने उनको ब्रीफिंग दी, उसके अलावा वो एक लफ्ज नहीं बोल सकते। और ये एस्टैब्लिशमेंट की बिलावल भुट्टो की जबान थी, एस्टैब्लिशमेंट की धमकी थी भारत के लिए। और मुझे कोई शक नहीं है कि वो इस ताड़ में है कि कोई और बड़ा बड़ा हादसा इससे पहले कि G20 की मीटिंग कंप्लीट हो। और जैसे मनोज कह रहे थे कि दुनिया में ये इंप्रेशन जाए, जो भारत कह रहा है कि हालात बेहतर हुए हैं 370 हटने के बाद, और कश्मीर में पूरा जो उनका इकोसिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया, और ये जो स्टोन पेल्टिंग, सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स सब खत्म कर दिया। और जो अब मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि जो ऑपरेशन ऑल आउट हमने बुरहान वानी इंसिडेंट के 2016 में हुआ, 2017 में हमने ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट किया। उस वक्त मैं डीजीपी था और जनरल सांधू वहां कोर कमांडर होते थे, और वो ऑपरेशन ऑल आउट आज तक चलता आ रहा है। और उसमें इनके हजारों कार्डर मारे गए, इनके वेपन कम, इसीलिए कश्मीर में वेपन्स की कमी होने लगी और ये सारा सिस्टम इनका तैश नैश होने लगा। लेकिन 1.5-2 साल पहले इन्होंने अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए टारगेटेड किलिंग सिस्टम शुरू किया, जिसमें ना हथियार जाता था, ना इनका कार्डर मारा जाता था। तो उस पे लेकिन दहशत फैलाई जाती थी, और भारत की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको भी बिल्कुल खत्म कर दिया। आज देखिए कोई टारगेटेड किलिंग नहीं होती। इन्होंने देखा कि जम्मू रीजन जो है, जहां डिप्लॉयमेंट कम है, यहाँ एसओजीज एक्टिव नहीं है, यहाँ आरआर इतना वो नहीं है, सक्रिय नहीं है, तो उसका फायदा लेकर इस जम्मू रीजन को आप देखें पिछले 1.5 साल में किस तरह की वारदातें की गई। और इसमें जो रजौरी पुंछ का इलाका, पहाड़ी इलाका है, LOC पास है, जंगल है, तो वहां एक किस्म का जो नेक्सलाइट टाइप अटैक है वो किए जाए, और वो बिल्कुल मनोज सही कह रहे हैं। जी शब्बीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक तरफ तो लगातार ये कोशिश है, G20 को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। पहली बार कश्मीर में ये इजलास, इस तरह का इतना बड़ा एक इजलास होगा जो आलमी सतह का होगा,
और वहां पर कई जगहों पर उसको लेकर तैयारियां हो रही हैं, सड़कों के को चमकाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी की चीजें चल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये टेरर एक्टिविटीज इधर हालिया दिनों थोड़ी बढ़ गई हैं। आप देख लें वहां पुंछ, उसके बाद राजौरी और ऐसे कई वाकयात बीच में हो चुके हैं। उसके पहले कुछ और महीनों पहले डागरी का भी वाकया हुआ था, और ये जो बॉर्डर्स ऑपरेंडाई उसमें कुछ तब्दीली नजर आ रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो अभी वैस साहब ने भी कहा और मनोज कौल जी भी कह रहे थे कि अब जम्मू रीजन पर ज्यादा फोकस है, लेकिन क्या आपको यह लग रहा है कि वाकई कहीं ना कहीं ये G20 से पहले एक माहौल को जो है बदलने की कोशिश, नापाक कोशिश हो रही है सरहद उस पार से? जी हाँ, बेशक विशाल, जैसा कि आपने बताया, कोशिश ये की जा रही है कि स्ट्रेच किया जाए। एसपी वैद भी बता रहे थे, मनोज भी अभी बता रहे थे, स्ट्रेच करना चाहते हैं वो पुंछ राजौरी की तरफ, ताकि ये जो ग्रिड यहाँ पे डोमिनेशन है वैली में सिक्योरिटी फोर्सेस की डोमिनेशन है, यहाँ वो नहीं कुछ कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने स्ट्रेच किया। राजौरी पुंछ में जो भी हुआ वो सीधे सीधे उसका ताल्लुक G20 से है, और इससे पहले धमकियां आ चुकी थी। अब मसला यहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में अभी तक जो भी कार्रवाइयां हुई, बारामूला में हुई या कल IED पकड़ी गई, वो पुलिस की एक्शन थी, वो कोई रिएक्शन नहीं था, वो एक्शन थी। यहाँ का सिक्योरिटी ग्रिड, यहाँ की इंटेल बहुत मजबूत है इस हद तक कि वो यहाँ से प्रीएम्प्टिव एक्शन कर पाए, तो वो जो एक खतरा हो सकता था उसको न्यूट्रलाइज कर पाए। लेकिन ये जो इंटेल अभी आ रहा है कि नक्सलाइट टाइप अटैक होंगे, नक्सलाइट टाइप अटैक हमने भी देखे हुए हैं, वो नक्सलाइट टाइप अटैक IED जिसका एक हमने देखा नमूना, दूसरा एम्बुश, ये दोनों तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और लेकिन कश्मीर में जो सिक्योरिटी ग्रिड है, उन्होंने यहां तक तैयारी की है कि वो ड्रोन हमले उसके लिए भी तैयारियां कर चुके हैं, और फिदाइन के लिए भी तैयारियां कर चुके हैं। आपको याद होगा फिदाइन ने बहुत तबाही मचाई एक दौर में। तो यहां पे ये लग रहा है कि यहां जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो तमाम तरह की जो भी खतरात हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटीज है, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज, उनके लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई हरकत तो हो सकती है, लेकिन उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। स्ट्राइकिंग पावर बहुत कम है मिलिटेंटों का, लेकिन स्ट्राइक कर सकते हैं, ये हमने देखा। तो इस तरीके से कोई भी यहाँ पे कंप्लाइंस नहीं है, कोई लीनियंसी नहीं है इस तरह की। आपने अभी भी देखा, मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा था, जहां जहां भी खुदाई हो रही है या कहीं कहीं पे कोई रबल जमा है, कुछ है, उसको दिन में 4-4 बार खंगाला जाता है कि कहीं कोई ऐसी हरकत ना हो। ये सिक्योरिटी ग्रिड यहाँ पे अच्छी तरह से जानता है कि स्ट्राइकिंग पावर हो सकता है वो कहीं फ्रिंज में, कहीं सिटी में, क्योंकि एक तरीका जो मिलिटेंसी का रहा है, अब वो पावर नहीं रही कि वो कहीं जाके बड़ी स्ट्राइक कर पाए या बड़ी तादाद में आ पाए। लेकिन एक IEDs का खतरा हमेशा रहता है, उसको आप पूरी तरह रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन डोमिनेशन जरूर है यहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज की। और पाकिस्तान ने, आपने देखा जो पिछला बयान आया, एसपी वैद अभी बता रहे थे, बयान से भी एक तरह की धमकी का वो असर था, और परेशानी भी कि उनकी परेशानी G20 को लेकर कितनी है, क्योंकि G20 होने का मतलब ये हुआ कि जो आपने 2019 में 370 को एब्रोगेट करने के बाद आप G20 के जरिए मसला कश्मीर जो पाकिस्तान जिस पे हिंज करता रहा है उसको आप दफनाने की एक बड़ी सही होगी ये। बिल्कुल। डॉक्टर एसपी वैद, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है कि एक तो लगातार जो कोशिशें हो रही हैं कि किसी न किसी तरह से जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी घटनाएं जो है उसको अंजाम दी जाए, ये सरहद पार से कोशिश हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो इनपुट मिल रहा है जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसी से कि पाकिस्तान क्या चाहता है, मेरा सवाल यह है कि क्या हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारी जो फौज है, क्या उसने ये दिखा नहीं दिया है कि आपके किसी भी ऐसी दहशतगर्दाना सोच का हम डटकर मुकाबला करेंगे, जवाब देंगे। बेशक कुछ नुकसान हमें उठाने पड़े हैं, चाहे वो पुंछ में हो या राजौरी में हो, लेकिन अभी ये चैलेंज कितना बड़ा है, खासतौर से G20 के आसपास? विशाल, देखिए ऐसा है कि जब पीक टेररिज्म था 99, 2000, 2001 सबसे ज्यादा पीक टेररिज्म था। उस वक्त भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, प्राइम मिनिस्टर के विजिट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स करवाए। ऐसा नहीं है कि और आज तो वो इनकी सकात ही नहीं रही है। इनकी आज जो टेररिस्ट हैं वो कश्मीर वैली में तो दे आर ऑन द रन। उनकी
हालत बहुत खराब है और सिक्योरिटी ग्रिड की डोमिनेशन है, वहां जो इकोसिस्टम है उसको काफी डिमोलिश किया गया है। तो लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना, जैसे मेरे से पहले वो बता रहे थे, बिल्कुल इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आईडी कोई रात को छुप के लगा सकता है, ड्रोन अटैक की तैयारी की जा सकती है, उसको काउंटर करने के स्टेप्स लेने चाहिए। फिदाई अटैक, अगर आपको याद होगा कारगिल वॉर के इमीडिएटली बाद 99 से 2001-2 तक जबरदस्त फिदाई अटैक किए गए और बहुत उसमें नुकसान झेलना पड़ा। तो उस तरह की साजिश कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारा डोमिनेशन सिक्योरिटी ग्रिड का कश्मीर वैली में, और चाहे वो JNK पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो, आर्मी हो, पूरी सिक्योरिटी ग्रिड काफी सक्षम है और मुझे कुछ लगता नहीं कि ये कामयाब होंगे। हाँ, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कोई इंसिडेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए सबको अलर्टनेस मेंटेन करनी चाहिए आने वाले 10, 15, 20 दिन, वो बहुत जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर SP वैद और मनोज कौल, आपका भी, शबीर आपका भी। तो कहीं ना कहीं कोशिश पाकिस्तान की तरफ से जरूर है, लेकिन भारत की जो ताकत है, भारत की जो क्षमता है, जैसा डॉक्टर SP वैद ने भी बताया कि हमने इसे इस तरह की और भी कई माजी में भी ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स को या बड़े बड़े जो दौरे हैं उसको कामयाबी के साथ जो है उसे पूरा किया है, और ये भी जो आने वाला G20 का इजलास कश्मीर में वो कामयाबी के साथ पूरा होगा। पाकिस्तान की जो नापाक ख्वाहिशें हैं, जो नापाक इरादे हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रे पर हिमस्खलन, चपेट में आए 2 वाहन। जी हां, एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जोजिला दर्रे पर हिमस्खलन, ब्रेकिंग न्यूज है। जोजिला दर्रे पर हिमस्खलन, चपेट में आए 2 वाहन, और 2 वाहन यानी 2 गाड़ियां सड़क से फिसलकर नीचे गिर गई। घटना जो है पानीमठ कैप्टन बोर्ड के पास हुई है। बचाव दल मौके पर काम कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये खबर जोजिला दर्रे के पास की है। जोजिला दर्रे पर हिमस्खलन हुआ है और यानी बर्फ के तोड़े खिसकने की खबर आई है। चपेट में 2 वाहन आए हैं, 2 गाड़ियां इसकी जद में आ गई हैं और सड़क से फिसल कर ये गाड़ियां नीचे गिर गई। आप देखिए तस्वीरें भी यहां पर इस वक्त आपको देख पा रहे होंगे किस तरह के वहां पर हालात है। नीचे गिर गए। घटना जो है ये पानीमठ कैप्टन मोड़ के पास ये घटना घटी है। पानीमठ कैप्टन मोड़ के पास ये घटना घटी है। बचाव दल मौके पर काम कर रहा है, यानी रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है, बचाव की कोशिश की जा रही है। ईशान वानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ईशान, इस वक्त की क्या ताजा जानकारी है? देखिए, भारतीय सेना ने भी अपने काफी टुकड़ियां वहां पर डिप्लॉय कर दी है, ताकि अगर वहां पे कोई ऐसा शख्स है जो कि अवरोध के नीचे है या जो गाड़ी है उसको निकाला जा सके, क्योंकि अभी भी मौसम वहां पे खराब है, काफी कोहरा है, और जिसके चलते लगातार सुरक्षा बलों को दिक्कत आ रही है। हालांकि BRO जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो कार्रवाई है फिलहाल की जा रही है ताकि इनको यहाँ से निकाला जा सके। असल में जब ये गाड़ियां, जो टूरिस्ट की गाड़ियां कुछ थी, टेम्पो गाड़ियां थी, वो जा रही थी लद्दाख की तरफ, तभी एक एवलांच जो है वहां पे आया। हालांकि एवलांच की जो रिपोर्ट है वो 1-2 जगह से आई है, जोजिला से, और यहाँ पर जो है कुछ गाड़ियों को से टकराई और गाड़ियां जो है थोड़ी सड़क से नीचे चली गई। और इसके बगैर एक गाड़ी जो है उस एवलांच के नीचे थी, जिसके बाद जो वहाँ पे फंसे हुए लोग थे उनको जल्दी से वहां से बाहर निकाला गया, क्योंकि वहां पर BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी टीमें लगातार रहती हैं, पुलिस की भी जो टीमें हैं वहां पे पहुंची, और उसके अलावा जो है अब भारतीय सेना ने भी अपनी टुकड़ियां वहां पे डिप्लॉय कर दी। में भी अभी जो हमारे पास मौसूल हुए हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वहां पे लगातार बर्फ हटाने का काम जारी है। तो श्रीनगर लद्दाख राष्ट्रीय राजमार्ग है, फिलहाल उसको भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि सुबह से ही घाटी में जो है मौसम सही नहीं है, काफी सारे जगहों पर बर्फबारी हो रही है। जोजिला में भी लगातार बर्फबारी हो रही थी और मेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी एवलांच की जो वार्निंग है वो जारी कर दी गई थी। फिलहाल ऐसी भी कोई सूचना नहीं है किसी की मौत या किसी के जख्मी होने की। लगातार जो वहां पर है नजर बनाई जा रही है ताकि ऐसे एवलांच जो है ना आए। आपको मैं ये बात भी बता दूं कि ये जो सड़क है ये बहुत अहम है डिफेंस फोर्सेस के लिए भी। सप्लाईज जो है सुरक्षा बलों के लिए वहीं से जाते हैं लद्दाख। ये रास्ता जब बंद रहता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है वहां के लोगों को कश्मीर या बाकी मुल्क में जाने से। इस बार जो है BRO ने रिकॉर्ड टाइम में सड़क को खोला था और लगातार प्रयास ये रहा था कि सड़क को खुला रखे, लेकिन जब मौसम के चैलेंजेस है उसके सामने इंसान बेबस है, और उसी के चलते जब ये एवलांच आया तब उसके बाद जो है टीम्स लगातार वहां पे मौजूद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, और इसी के साथ 5 के पंच में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 5 का पंच।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में शिमला के मेयर के लिए सुरेंद्र चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा है। चर्चा है कि छोटी शिमला से पार्षद सुरेंद्र चौहान को शिमला का नया मेयर बनाया जा सकता है। नाम पर आखिरी फैसला कांग्रेस आलाकमान लेगा, जिसे लेकर आज दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस के नेताओं की आलाकमान के साथ बैठक हो सकती है। बैठक में सीएम सुक्खू और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहेंगी। इसके अलावा बैठक के लिए कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मेयर पद पर अपनी दावेदारी को लेकर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मुझे मंजूर होगा। सुरेंद्र चौहान सबसे वरीय कांग्रेस के सीनियर पार्षदों में से हैं और वो पहले भी पार्षद रह चुके हैं। रणवीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, क्या कांग्रेस के लिए वाकई ये एक बड़ा सवाल बन गया, बड़ा मसला बन गया है कि आखिर मेयर कौन, डिप्टी मेयर कौन, या फिर लगभग जो है गोटे फिट है, बस आला कमान की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है? जी हाँ, देखिए जो हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं और जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर बनी है उससे लग यही रहा है कि सुरेंद्र चौहान का नाम लगभग तय है कि अंत समय में किसी तरह का बदलाव इसमें ना हो। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सुरेंद्र चौहान, क्योंकि मुख्यमंत्री की भी पसंद है, मुख्यमंत्री के करीबी भी हैं और ये भी जानकारी है कि वो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे। वो जो है वो इसीलिए चुनाव में मैदान में उन्हें उतारा गया क्योंकि मेयर पद के सबसे सशक्त दावेदार वही माने जा रहे थे। मुख्यमंत्री की भी पसंद है, तो ये माना जा रहा है कि मेयर पद के लिए तो कोई खास लड़ाई यहाँ पर नहीं होगी। हाँ, डिप्टी मेयर पद के लिए जरूर लड़ाई होगी। ये माना जा रहा है कि एक महिला को जब पद देने की बात है, क्योंकि कांग्रेस के 24 में से 14 जो पार्षद हैं वो महिलाएं हैं, तो महिलाओं को ही डिप्टी मेयर का पद दिया जा सकता है। क्या ये 2.5 साल के लिए होगा, ये भी देखने वाली बात है। इसमें दावेदारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्षेत्रीय संतुलन भी यहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से जो है वो 12 वार्ड आते हैं और शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 4 वार्ड आते हैं, जिसमें 4 के चारों कांग्रेस ने जीते हैं। और शिमला शहरी की अगर हम बात करें, शिमला शहरी के जो 18 वार्ड है उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखना होगा, मेयर अगर शहरी क्षेत्र से होगा तो डिप्टी मेयर जाहिर सी बात है कि वो या तो कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का होगा या फिर शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का होगा, वो महिला ही होगी। देखिए 3 प्रमुख तौर पर जो है नाम यहाँ पर सामने आ रहे, जिनमें 2 जो है काफी चर्चा उनकी चल रही है, जिसमें विकासनगर से जो कांग्रेस की पार्षद जीती हैं उनका नाम चल रहा है और टूटीकंडी से जो नाम चल रहा है वो उमा कौशल का चल रहा है। तो एक शिमला शहर से भी एक नाम चल रहा है, तो यहाँ पर देखना होगा कि किसके नाम पर मुहर लगेगी। देखिए जहां तक दिल्ली का संबंध है, मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद है, प्रतिभा सिंह वहां पर मौजूद है, 2 जो है कैबिनेट मंत्री वहां पर है, कुछ और लोग कांग्रेस के आला नेता वहां पर मौजूद हैं। देखिए ज्यादा चर्चा, ये जानकारी है कि ज्यादा चर्चा इस पर नहीं होगी कि मेयर कौन बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर कांग्रेस आला कमान ने जो है एक तरह से उन्हें फैसला लेने के लिए स्वतंत्र जो है रखा गया है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ये कह रही है कि एक डेमोक्रेटिक तरीका जो है अपनाया जाएगा, या जो जितने पार्षद जीत कर आए हैं 24 के 24 उनकी भी राय यहाँ पर ली जाएगी और कांग्रेस आला कमान से भी बातचीत की जाएगी और जो प्रदेशाध्यक्ष है उनसे भी बातचीत की जाएगी। आज भी मुख्यमंत्री दिल्ली में है और कल भी मुख्यमंत्री दिल्ली में ही रहेंगे और कल भी ये मुलाकातों का सिलसिला जो है यही जारी रहेगा। और ये भी इससे आगे जाकर एक जानकारी ये भी निकल कर आई है कि केवल मेयर डिप्टी मेयर ही नहीं, कुछ एक और बड़े फैसले जो है इस हफ्ते के अंदर हम देख सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि कोई निगम बोर्डों में किसी चेयरमैनों की ताजपोशी होनी हो। तो संतुलन किस तरह से बनाया जाना है ये देखा जाना है। यहाँ पर डिप्टी मेयर और मेयर पद के लिए जो है लगभग ये माना जा रहा है कि मेयर के लिए तो सहमति है ही, डिप्टी मेयर पद के लिए थोड़ी बहुत खींचातान देखी जा सकती है। जी रणवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये भले ही आला कमान से मिलकर और चीजों को रखकर प्रतिभा सिंह का क्या उनकी पसंद क्या हो सकती है, सीएम सुक्खू की पसंद क्या हो सकती है, लेकिन लगभग ये माना जा रहा है कि नाम तय है, सिर्फ उसमें आला कमान की मुहर लग जानी है। और उसके बाद जो है मेयर और डिप्टी मेयर के नाम को लेकर थोड़ा सा संशय हो सकता है कि उसका पैटर्न क्या होगा, चूंकि ज्यादातर महिलाएं हैं तो क्या 2.5 साल के लिए, इस तरह की बातें अभी हैं। लेकिन होता क्या है इस बारे में अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ।